ओए हवन कुंड मस्तों का झुंड, ओए हवन कुंड मस्तों का झुंड, ओए हवन कुंड मस्तों का झुंड। सुनसान रात अब ऐसी रात, रख दिल पे हाथ हम साथ साथ। तो क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे, जीएसटी पढ़ेंगे, जीएसटी पढ़ेंगे, जीएसटी पढ़ेंगे, जीएसटी पढ़ेंगे। यो यो वीजियो, वीजियो भाई वीजियो, वीजियो। मतलब क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, जीएसटी पढ़ेंगे, जीएसटी पढ़ेंगे, जीएसटी पढ़ेंगे, आरसीएम करेंगे, आरसीएम करेंगे। यो वीजीओ। बोलो क्या करेंगे? आरसीएम करेंगे, आरसीएम करेंगे, आरसीएम करेंगे, आरसीएम करेंगे, आरसीएम करेंगे, आरसीएम करेंगे। नाता धोता, नाता धोता सुखाता, सारे ऑर्डर बचाता। नाता धोता सुखाता, सारे ऑर्डर बचाता, तभी तो फौजी कहलाता। यानी सारे बच्चे फटाफट से शेयर कर दो इसको, सारे बच्चे फटाफट से लाइक करो और सारे ग्रुप में इसको जल्दी जल्दी शेयर करो। जितने भी ग्रुप हैं सब में शेयर करो फटाफट से, कम ऑन, जल्दी जल्दी शेयर करो। सारे बच्चे शेयर का बटन दबा दो। क्या करेंगे? जीएसटी पढ़ेंगे, जीएसटी पढ़ेंगे, आरसीएम पढ़ेंगे, आरसीएम पढ़ेंगे, जीएसटी पढ़ेंगे। खत्म होने वाला है जीएसटी संडे को। ओ माय गॉड। अच्छा ध्यान रखना, 7:30 बजे बच्चा कह रहा अब क्या करोगे 7:30 बजे? कल भी आप 7:30 बजे कह रहे थे। सुनो, आज 7:30 बजे डमरू बजेगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं, आज 7:30 बजे फिर डमरू बजेगा जी। देख लेना, अब तुम उसको ध्यान से देख लेना, डमरू किसका बजेगा। बच्चा कह रहा आपको आईपीओ अलॉट हुआ, मुझे आईपीओ अलॉट हो गया, तभी तो मैं डमरू बजा रहा हूं, तभी तो मैं कह रहा हूं हवन करेंगे, हवन करेंगे। आप समझे? ठीक है जी। तो 7:30 बजे डमरू को देख लेना सारे बच्चे जी। ठीक है, 7:30 बजे डमरू बजेगा। अब तुम डमरू को देख लेना 7:30 बजे, मिस मत कर देना, फिर कहीं तुम कहो कि सर वो मिस हो गया हमसे कुछ। ठीक है जी। चलो अब फटाफट से वापस आ जाओ जी। ठीक है सर जी, आपको आईपीओ अलॉट हो गया। बिल्कुल, मेरी किस्मत ही ऐसी है, पता नहीं किस्मत मेरी भगवान ने अच्छी कर रखी है। भगवान कह रहा है जा विवेक जा, ले ले तू आईपीओ। जो आईपीओ लोगों को नहीं मिलता ना, वो कई बार मुझे अलॉट हो जाता है। ऐसे मेरे को बजाज फाइनेंस वाला अलॉट हो गया था, ऐसे ही मुझे ये वाला अलॉट हो गया। कई लोगों को अलॉट ही नहीं हुआ, मैंने एक ही लोट लगाया, एक ही लोट मुझे मिल गया। चलो जी, आ जाओ आ जाओ वर्षा, आ जाओ जी। बस जीएसटी के 3 टॉपिक बचे हैं जी, मतलब 3 क्लास हमारी जीएसटी की बची हैं। जीएसटी का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। आज हमारी जीएसटी की क्लास है, कल 6 बजे हमारी जीएसटी की क्लास है,
परसों संडे को हमारी जीएसटी की मैराथन है और परसों संडे को हम जीएसटी अपना खत्म कर देंगे, ठीक है जी। तो जो भी आपके बच्चे के टॉपिक होंगे, फॉर एग्जांपल रिटर्न का टॉपिक हो गया, रजिस्ट्रेशन का टॉपिक हो गया, इनवॉइस वाला टॉपिक हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई वाला टॉपिक हो गया, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स वाला टॉपिक हो गया। तो ये 4-5 टॉपिक जो हमारे बचे हैं, संडे को 4-5 घंटे लगा के फाइनली वो सारे के सारे टॉपिक हम रिवाइज कर लेंगे और संडे को हम जीएसटी को स्वाहा बोल देंगे जी, ठीक है जी। वो मैंने ऑलरेडी विकास डाल रखा है प्लेलिस्ट के अंदर, अगर आप चेक करोगे आपको वहां पर मिल जाएगा जी, ठीक है। हाँ, आरसीएम, बिल्कुल आरसीएम एग्जम्पशन के साथ करेंगे, जहां जहां एग्जम्पशन की इंटरलिंकिंग होगी वहां वहां एग्जम्पशन भी हम साथ में करेंगे जी, ठीक है। हाँ, वो सब कुछ संडे को करेंगे जी, वो सब कुछ हम करेंगे संडे को, ठीक है। चलो अब एक बार सारे के सारे फटाफट से बच्चे वापस आ जाओ जी। इधर देखो ध्यान से, अब अपनी क्लास हम स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। एक तो तुम इसको ना शेयर नहीं करते भाई, तुम बिल्कुल हो चुके हो नालायक भाई, बिल्कुल ही नालायक हो चुके हो यार, सही में यार। मतलब ये नहीं, कम से कम अपने स्टेटस पे लगा दो, या जिस ग्रुप में तुम हो, इतने सारे ग्रुप में तुम घुसे पड़े हो, इतने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में हो, इतने सारे टेलीग्राम ग्रुप में हो, तुम्हारा लिंक शेयर करने से तुम्हें पेट में दर्द होता है क्या? नहीं, कोई दिक्कत आती है क्या? लोग बोलते हैं कि तुम गाबा सर की प्रमोशन कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है। तो अगर बोल रहे हैं तो कह दो हाँ कर रहा हूं भाई, अगला बंदा मेहनत कर रहा है तो मैं कर रहा हूं प्रमोशन, बस तू भी आजा देख ले, तेरा भी फायदा हो जाएगा। बोल दिया करो, इतनी टेंशन मत लिया करो जिंदगी में। तुम अगर इस टेंशन की वजह से सोच रहे हो कि भाई लोग क्या बोलेंगे, उनको भी बोल दिया करो तू भी आके देख ले, तेरा भी फायदा हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ जी, फटाफट से आ जाओ जी। इधर देखो ध्यान से, अब एक बार पेज नंबर है, पेज नंबर 156 है जी, ठीक है जी। तो पेज नंबर आ जाओ, पेज नंबर आपका यहाँ पे 156 निकल के आ रहा है जी। मेरे बच्चे रजिस्ट्रेशन करेंगे संडे को, रजिस्ट्रेशन, अरे बोल तो दिया करेंगे संडे को। रिटर्न, रजिस्ट्रेशन, इनवॉइस वाला चैप्टर, प्लेस ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स वाला चैप्टर, और जो भी छोटे मोटे टॉपिक होंगे वो संडे को सारा हम खत्म करके संडे को जीएसटी पैक कर देंगे हम, ठीक है जी। चलो अब एक बार फटाफट से आ जाओ जी। इधर देखो ध्यान से, अब हम यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। अब चैप्टर हमारा है रिवर्स चार्ज का, ठीक है जी। अब पहले इस चैप्टर का ना थोड़ा सा बेस समझ लो, एक बार फटाफट से थोड़ा सा बेस आपको समझा देता हूं, उसके बाद ये चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कंफर्म आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का 5 नंबर का बनता ही बनता है। मतलब ऐसा कोई अटेम्प्ट शायद नहीं गया होगा जब रिवर्स चार्ज वाले टॉपिक में से क्वेश्चन ना बनाओ, ठीक है। और रिवर्स चार्ज की एग्जम्पशन से इंटरलिंकिंग भी होती है, तो जहां जहां एग्जम्पशन से इंटरलिंकिंग होगी वहां वहां एग्जम्पशन भी साथ में डिस्कस करेंगे, और जहां जहां एग्जम्पशन से इंटरलिंकिंग नहीं होगी उसको फिर हम अलग करके चलेंगे। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अब जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, पहली बात तो ये समझ लो, ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर हमारा है चार्जिंग सेक्शन। इस चैप्टर का एक और नाम भी है, इस चैप्टर का नाम है चार्ज ऑफ जीएसटी। चार्ज ऑफ जीएसटी का मतलब क्या है कि जीएसटी कब लगेगा, कैसे लगेगा, किस पे लगेगा, किस पे नहीं लगेगा, वो सारी की सारी बातें इसके अंदर निकल के आती हैं। याद करो, मैंने कल वाली क्लास में कहा था कि जीएसटी का जो हमारा चार्जिंग सेक्शन है, सेक्शन नंबर 9 आपका सीजीएसटी का है, सेक्शन नंबर 5 आपका आईजीएसटी का है, और सेक्शन नंबर 7 जो है वो आपका आईजीएसटी का है। तो 9 चार्जिंग सेक्शन है सीजीएसटी का, 5 चार्जिंग सेक्शन है आईजीएसटी का, 7 चार्जिंग सेक्शन है यूटीजीएसटी का, बट हमें 9 करना है। अगर हम 9 कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली 5 और 7 भी हमारे कवर हो जाएंगे। तो मेन फोकस जो है वो हमारा 9 के ऊपर है, बस ये पर ध्यान दो। अब अगर मैं सेक्शन नंबर 9 की बात करता हूं, तो सेक्शन नंबर 9 में ना टोटल मिला के आपके 5 सब सेक्शन यहां पे निकल के आते हैं। एक तो 9(1) निकल के आता है, एक 9(2) निकल के आता है, एक 9(3) निकल के आता है, एक 9(4) निकल के आता है, और एक 9(5) निकल के आता है। टोटल मिला के हमारे 5 सब सेक्शन जो है वो निकल के आते हैं। अब अगर मैं 9(1) की बात करूंगा ना, 9(1) बिल्कुल बेसिक सेक्शन है, 9(1) जनरल है। 9(1) में कुछ नहीं लिखा, 9(1) में लिखा है जीएसटी कब लगेगा, कैसे लगेगा, किस पे नहीं लगेगा, किस रेट से लगेगा, कलेक्शन कैसे होगा, वो सारी की सारी बेसिक बातें 9(1) में लिखी हैं, उसको भी अभी हम डिस्कस कर लेंगे। 9(2) सिंपल्स है। 9(2) ये बात कहता है कि जो भी आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जीएसटी कब लगेगा, वो सारी की सारी बातें 9(2) में निकल के आती है। फिर 9(3) आपके रिवर्स चार्ज का है, 9(4) भी आपके रिवर्स चार्ज का है। फिर 9(5) जो है वो रिवर्स चार्ज का नहीं है, वो है स्पेशल प्रोविजन अंडर जीएसटी। वो सारी की सारी बातें 9(5) की। अब अगर मैं बताता हूं, अब बच्चा ये बात कह रहा है सर आपने बोला 9(3) भी रिवर्स चार्ज का है और 9(4) भी रिवर्स चार्ज का है। ये दोनों रिवर्स चार्ज के हैं, बट दोनों रिवर्स की क्यों है भाई? जब रिवर्स चार्ज हमारे सिलेबस में है तो 9(3) और 9(4) के रिवर्स चार्ज में क्या फर्क है? फर्क है,
बट खुशी की बात आपके लिए इतनी है कि 9-3 का रिवर्स चार्ज मेनली हमें डिस्कस करना है। एग्जाम में क्वेश्चन जो बनेगा वो 9-3 के रिवर्स चार्ज में से बनेगा। 9-4 का रिवर्स चार्ज नॉर्मली हमें डिस्कस नहीं करना, उसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं है। बट इन दोनों में फर्क क्या है वो मैं आपको बता दूंगा कि 9-3 और 9-4 में फर्क क्या है। फर्क है, ऑब्वियस सी बात है, फर्क है, तभी दोनों अलग अलग दिए हुए हैं। अगर दोनों सेम होते तो अलग अलग देने का मतलब ही नहीं था। अब आज की क्लास का हमारा टारगेट क्या, पहले टारगेट सुनो, आज वाली क्लास का टारगेट क्या है। आज वाली क्लास में 9-1 हमें कंप्लीट करना है, 9-2 हमें कंप्लीट करना है, 9-3 के रिवर्स चार्ज में जितनी भी आपकी सर्विस वाली एंट्री है रिवर्स चार्ज की, जो भी आपकी छोटी छोटी एंट्री है, उन सारी एंट्री को आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो 9-1 हमें कंप्लीट करना है, 9-2 हमें कंप्लीट करना है, और जहां पे 9-3 का रिवर्स चार्ज है, जहां पे छोटी छोटी सर्विस वाली एंट्री होंगी, वो भी आज वाली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, और जो बची कुछ एंट्री होंगी वो कल वाली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। और हो सकेगा तो मैं कोशिश करूंगा कल वाली क्लास थोड़ी सी लंबी ले लूंगा, ताकि कल वाली क्लास में आरसीएम हम पूरा खत्म करें। हो सकता है कल वाली क्लास मेरी 1.5 घंटे की हो जाएगी, ठीक है ना। वो कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, जो भी कंटेंट हमारा बैलेंस बचेगा आरसीएम का, कोशिश करेंगे कल वाली क्लास में फाइनली पैकअप करें, ताकि संडे को जब मैराथन लें तो मैराथन बिल्कुल नए टॉपिक से हम स्टार्ट करें। ठीक है जी, चलो अब सुना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब सबसे पहले बात करते हैं 9-1 की। अब फटाफट से एक बार 9-1 के ऊपर आ जाओ जी। ये आपके सामने देखो, यहां पे क्या लिखा है, ये आपका 9-1 बिल्कुल बेसिक है। 9-2 पेट्रोल वाले केस में, 9-3, 9-4 और फिर आपका 9-5 यहां पे निकल के आएगा। 9-1 यहां पे सप्लायर जीएसटी पे करेगा, 9-3, 9-4 में रिसीवर जीएसटी पे करेगा, 9-5 यहां पे थर्ड पार्टी जीएसटी पे करेगी। थर्ड पार्टी का मतलब होता है जो ऑनलाइन वेबसाइट वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, वो इस पे जीएसटी पे करेंगे। वो सारी बातें 9-5 की हैं। अब एक बार सबसे पहले मैं यहां पे 9-1 की बात करने जा रहे हैं जी। आपके सामने ये रहा 9-1 क्या है जी। अब देखो 9-1 में ना दो बातें निकल के आ रही हैं। 9-1 में एक तो आ रहा है लेवी और एक आ रहा है कलेक्शन। जो बच्चे लाइव चैट के अंदर बातें कर रहे हैं, मैं उन बातों को इग्नोर कर रहा हूं, मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि हमें टॉपिक खत्म करना है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यहां पे ध्यान दें जो मैं तुम्हें करा रहा हूं जी। अब अगर 9-1 की बात करेंगे, 9-1 में दो बातें, एक तो लेवी और एक कलेक्शन। अब 9-1 में एक तो बात है लेवी। लेवी का मतलब क्या है कि जीएसटी कब लगेगा, किस पे लगेगा, कैसे लगेगा, किस रेट से लगेगा। कलेक्शन का मतलब क्या है कि जीएसटी लगने के बाद कलेक्शन किससे होगा, वो सारी बातें यहां पे आती हैं। अब पहले बात करते हैं लेवी की। तो गवर्नमेंट ये बात कहती है कि आपके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। जीएसटी कब लगेगा, अगर तुम्हारी एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन सप्लाई है। इट मींस अगर तुम्हारी एक्टिविटी सप्लाई में कवर होगी तो जीएसटी लगेगा, अगर एक्टिविटी सप्लाई में कवर नहीं होगी तो जीएसटी नहीं लगेगा। तो पहली बात, एक्टिविटी मेरी सप्लाई होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर वो सप्लाई है तो सप्लाई इंट्रा स्टेट सप्लाई होनी चाहिए। अब बच्चा कहता है सर अगर मेरी सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई होगी तो क्या जीएसटी नहीं लगेगा? लगेगा, बट इंटर स्टेट सप्लाई पर जीएसटी सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में लगेगा। तो सिंपल सी बात समझ लो, आपकी ट्रांजैक्शन सप्लाई होनी चाहिए, सप्लाई इंट्रा स्टेट हो या इंटर स्टेट हो, दोनों पे जीएसटी लगेगा। फिर सप्लाई जो होगी वो गुड्स की होगी, सर्विस की होगी, बट कौन से गुड्स की नहीं होगी? जो नेगेटिव गुड्स होंगे उन गुड्स की सप्लाई नहीं होगी। मतलब 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इनकी सप्लाई पे जीएसटी नहीं लगेगा। एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इसकी सप्लाई पे जीएसटी नहीं लगेगा। मनी और सिक्योरिटी, इसकी सप्लाई पे जीएसटी नहीं लगेगा। इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो कुछ गुड्स और सर्विस ऐसे हैं जो यहां से बाहर हैं, इनकी सप्लाई करने पर जीएसटी की बातें नहीं होंगी। इनको छोड़ के नॉर्मली किसी भी गुड्स और सर्विस की सप्लाई करोगे वहां पे जीएसटी लग जाएगा, बस ये पर ध्यान दो। अब फिर अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है जी, अगर मान लो इन पे जीएसटी लगेगा तो किस रेट से जीएसटी लगेगा? सर मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, याद करो हमारे जीएसटी के, हाँ क्लास रिकॉर्डेड है, हाँ बिल्कुल नितिन क्लास रिकॉर्डेड है, ठीक है क्लास रिकॉर्डेड चल रही है ना, लाइव भी रिकॉर्डेड चल रही है, रिकॉर्डेड भी लाइव चल रही है। भाई घपलेबाजी नहीं हो रही यहां पे नालायकों, रिकॉर्डेड क्लास है। पहली बार बच्चा आता है और पहली बार ही बच्चा कहता है मैं तो कुछ भी बोल के जाऊंगा, नालायक। सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अगले पॉइंट पर आओ जी। तो अगला पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि जीएसटी किस रेट से लगेगा। अब एक बात मेरे को बताना, जीएसटी में टोटल मिलाकर मैंने कहा था कौन कौन से रेट हैं जी। एक तो 5% वाला है, 12% वाला है, 18% वाला है, 28% वाला है। 5, 12, 18, 28, ये 4 रेट हैं। अब एक बात मेरे को बताओ, जीएसटी के 5% रेट है, 5% है, 12% है, 18% है, 28% है। अच्छा अगर 5% की बात करूंगा तो 5% में 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी, ऐसे ही तो होता है। 12% में 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी।
18% में 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी, 28% में 14% सीजीएसटी, 14% एसजीएसटी। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, जब मैंने बोला कि जीएसटी के 5, 12, 18, 28 ये 4 रेट हमारे यहां पे निकल के आ रहे हैं, तो मैक्सिमम जो जीएसटी का रेट अभी लग रहा है वो कितना लग रहा है? 28% लग रहा है। आप में से कोई बच्चा मेरे को बता सकता है कि अगर हाईएस्ट रेट 28% लग रहा है तो ये 28% वाला रेट कहां तक जा सकता है? मतलब अगर गवर्नमेंट जीएसटी लगाना चाहती है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना जीएसटी गवर्नमेंट लगा सकती है? क्या मेरे को बता सकते हो जी? भाई मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है वो गवर्नमेंट कितना जीएसटी एप्लीकेबल कर सकती है? तो गवर्नमेंट 40% जीएसटी एप्लीकेबल कर सकती है, बस ये पर ध्यान दो। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात 9(1) में लिखी है जी। स्क्रीन क्या, स्क्रीन फ्रीज होगी? अरे अच्छा, एक मिनट रुको यार, ये पता क्या स्क्रीन फ्रीज नहीं है, ये छेड़खानी की है ना आज। एक मिनट रुको, स्क्रीन फ्रीज नहीं है भाई, ये ना छेड़खानी कर दी आज, और छेड़खानी कर दी सिस्टम के साथ। स्क्रीन फ्रीज नहीं है, रुको एक मिनट। अब ठीक है स्क्रीन? एक मिनट रुक जाओ। अब ठीक है? हाँ जी, डन। और स्क्रीन के साथ ना छेड़खानी कर दी थी आज। ठीक है, चलो अब एक बार फटाफट से वापस आओ जी, इधर सुनो ध्यान से। तो क्या निकल के आ रहा है कि 5% है, 12% है, 18, 28 है, तो 5% वाला 2.5% है, 12% वाला 6% है, 18% वाला 9% है, 28% वाला 14% है। अब मैंने बोला कि हाईएस्ट जो है आपका 28% जीएसटी एप्लीकेबल हो रहा है। अच्छा, ये 28% वाला मैक्सिमम कहां तक जीएसटी लग सकता है जी? भाई अगर मान लो गवर्नमेंट चाहती है कि अभी 28% है और मेरे को 28% वाला रेट बढ़ाना है, तो गवर्नमेंट कहां तक जीएसटी का रेट बढ़ा सकती है? क्या मेरे को बता सकते हो जी? मतलब अगर गवर्नमेंट को ये रेट बढ़ाना है तो गवर्नमेंट मैक्सिमम कहां तक जीएसटी का रेट बढ़ाएगी? ऑब्वियस सी बात है 40%। अब ये 40% तक जीएसटी का रेट बढ़ा सकती है, ये बात कहां पे लिखी है? ये बात सेक्शन 9 के अंदर ही लिखी है। देखो अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि भैया अगर आपने सप्लाई की नेगेटिव गुड्स को छोड़कर तो वैल्यू निकालेंगे सेक्शन 15 में। याद करो हम वैल्यूएशन वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं। हेलो भाई साहब, ओए भिंडी, ओए हेलो कद्दू, इधर सुन। याद करो वैल्यूएशन, वैल्यू कहां निकलती है? सेक्शन 15 में। याद है सेक्शन 15(1) में 15(2) को जोड़ दो, 15(3) माइनस कर दो, वो सारी बातें हमने की थी। तो जो वैल्यू तुमने सेक्शन 15 में निकाली, अब गवर्नमेंट कह रही है उस पर जीएसटी लगाओगे जो भी रेट नोटिफाइड है, बट वो रेट 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब बच्चा कह रहा है अभी तो आपने कहा था 40, अभी आप कह रहे हो 20% सीजीएसटी ना। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? सीजीएसटी पढ़ रहे हैं, सेक्शन 9 सीजीएसटी का है, तो सेम एसजीएसटी के अंदर भी लिखा होगा। तो 20% सीजीएसटी, 20% एसजीएसटी, मैक्सिमम जो होगा वो 40% जीएसटी लग सकता है, इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो सकता। देखो यहां पे क्या लिखा है, रेट ऑफ जीएसटी जो होगा मैक्सिमम 20% सीजीएसटी, 20% एसजीएसटी या यूटीजीएसटी, तो 40% तक लगेगा। एट प्रेजेंट जो है, जो रेट अभी नोटिफाइड है वो 28% तक है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो 40% तक भी कर सकती है, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो एक बार फटाफट से, हाँ जी, संडे वाली मैराथन फेस टू फेस भी होगी, आप आ सकते हो। चलो इधर सुनो ध्यान से, एक बार फटाफट से 9(1) दोबारा से रिकॉल करवा रहा हूं। 9(1) में क्या पढ़ा? 9(1) बिल्कुल बेसिक्स है। 9(1) ने क्या बोला भाई? हेलो भाई साहब, इधर जीएसटी लगाना है, लगाना है तो क्या होना चाहिए? एक्टिविटी सप्लाई होनी चाहिए। सप्लाई इंट्रास्टेट हो या इंटरस्टेट हो चलेगा। सप्लाई गुड्स और सर्विस की होनी चाहिए, बट अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन की सप्लाई नहीं होनी चाहिए। पेट्रोलियम प्रोडक्ट की सप्लाई नहीं होनी चाहिए। मनी की सप्लाई नहीं होनी चाहिए। सिक्योरिटी की सप्लाई नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं होनी चाहिए। इनको छोड़ के जो भी गुड्स होंगे उनकी सप्लाई पे जीएसटी लगेगा। और वैल्यू तुम निकालोगे सेक्शन 15 में, किस रेट से लगेगा? जो रेट नोटिफाइड होगा, बट मैक्सिमम 20% सीजीएसटी, 20 एसजीएसटी, टोटल 40% तक जीएसटी लगेगा, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये निकल के आ रहा है कि भैया अगर हमें जीएसटी लगाना है तो कलेक्शन कैसे होगा? अब देखो अगला पॉइंट क्या है, कलेक्शन में 2 पॉइंट आ रहे हैं। कलेक्शन किससे होगा, कलेक्शन कैसे होगा? तो कलेक्शन कैसे होगा, गवर्नमेंट ने बोला एज मे बी प्रिस्क्राइब।
जैसे रूल्स में लिखा होगा ना कलेक्शन वैसे होगा। चेक करो, हम कलेक्शन वाले रूल्स पढ़ चुके हैं, याद है? इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, वो रूल नंबर 85, रूल नंबर 86, रूल नंबर 87, ये तीनों के तीनों रूल्स में लिखे हुए हैं। तो कलेक्शन कैसे होगा एज मे बी प्रिस्क्राइब, वो हम कल वाली क्लास में पेमेंट वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। बट कलेक्शन होगा किससे? तो गवर्नमेंट ने बोला कलेक्शन जो होगा वो टैक्सेबल पर्सन से होगा। मतलब जो पर्सन भी टैक्सेबल पर्सन होगा ना, उससे हम जीएसटी कलेक्ट करेंगे, बस ये पर ध्यान दो। तो अगर तुम टैक्सेबल पर्सन हो हम तुमसे जीएसटी लेंगे, अगर तुम टैक्सेबल पर्सन नहीं हो हम तुमसे जीएसटी नहीं लेंगे, बात खत्म। अब जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, मैं उम्मीद करूंगा आप में से काफी सारे बच्चे मेरे को बता सकते हैं टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन क्या होती है, क्योंकि टैक्सेबल पर्सन जानना बहुत जरूरी है। सर क्यों जरूरी है? उसने बोला जो भी हम जीएसटी कलेक्ट करेंगे वो टैक्सेबल पर्सन से करेंगे। उसने क्लियरली बोला कि जो भी हम जीएसटी कलेक्ट करेंगे वो टैक्सेबल पर्सन से करेंगे। तो क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्सेबल पर्सन? टैक्सेबल पर्सन होता कौन है? बताओ जी, जल्दी बोलो, टैक्सेबल पर्सन होता कौन है जी? रूल नंबर 87 हो चुका है जी, 85, 86, 87, लाइबिलिटी, क्रेडिट, कैश, ये तीनों हो चुके हैं हमारे। जल्दी बताओ। सुमित वो रूल्स मैं अपलोड कर दूंगा, टेंशन मत लो भाई मेरे, जो जो मेरे को पता है आपको यूट्यूब पे सब कुछ मिल जाएगा, आप रिवीजन करते चलो बस। जल्दी बोलो, टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? यार मेरे को तो ना कई बार ऐसा लगता है कि आप में से काफी सारे बच्चों का डब्बा ही गोल है बिल्कुल ही। भाई टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन क्या है? गलत है, अक्षत गलत है। टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन क्या है? जो टैक्स पे करता है। वाह बहुत बढ़िया आदित्य, वेरी गुड। रजिस्टर्ड पर्सन गलत है, गलत है भाई। हिमांशु हर चैप्टर के बाद हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, हर चैप्टर के बाद हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, अगर आप डेली बेस पे आ रहे हो तो। हु लाइबल टू पे टैक्स? अरे वो तो मेरे को भी पता है, लाइबल टू पे टैक्स। अब वो कहना चाह रहा है कि जो टैक्सेबल पर्सन होगा वो जीएसटी पे करेगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि टैक्सेबल पर्सन होता कौन है? इधर सुनो ध्यान से नालायकों, कैसे खत्म होएगा संडे को? बट मैं संडे को खत्म कर दूंगा जी, जीएसटी ध्यान रखना चाहिए, संडे को खत्म कर दूंगा। पहले तो मैं वार्निंग दे रहा हूं, रिटर्न, रजिस्ट्रेशन, इनवॉइस, ये सब पहले से पढ़ के आना। ठन ठन गोपाल होके मत बैठा करो यहाँ पे। कई तो बच्चे ऐसे बैठते हैं भाई तो ठन ठन गोपाल, बिल्कुल ही 0/0, वो काम मत करना संडे को, क्योंकि संडे को हमें किसी भी हालत में जीएसटी खत्म करना है 4 से 5 घंटे के अंदर। तो अगर आप पहले एक बार पढ़ के आ जाओगे तो संडे वाली क्लास में तुम्हारे पल्ले पड़ जाएगा। सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? टैक्सेबल पर्सन कौन होता है ये डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 2 क्लोज नंबर 107 में। टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? टैक्सेबल पर्सन वो होता है जो सेक्शन 2 107 में डिफाइन है। अब सेक्शन 2 107 में क्या लिखा हुआ है? तो सेक्शन 2 107 ये बात कह रहा है टैक्सेबल पर्सन मींस, सुन लो ध्यान से, टैक्सेबल पर्सन मींस अ पर्सन, टैक्सेबल पर्सन मींस अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड, हु इज रजिस्टर्ड और लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और 24, ये पर्सन जो होगा वो टैक्सेबल पर्सन होगा जी। सेक्शन ये कहना चाह रहा है टैक्सेबल पर्सन मींस अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और 24, ये टैक्सेबल पर्सन है, बस ये बात ध्यान दो। अब बच्चा ये बात कह रहा है सर इसमें इतनी इंपॉर्टेंट बात क्या है जो आप बार बार कह रहे हो? ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है पूरे जीएसटी में, क्योंकि चार्जिंग सेक्शन ने क्लियरली बोला जो टैक्सेबल पर्सन होगा ना वो जीएसटी पे करने के लायबल होगा, जो टैक्सेबल पर्सन नहीं होगा वो जीएसटी पे करने के लायबल ही नहीं होगा। और टैक्सेबल पर्सन मींस अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और 24। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भाई साहब ये 22 और 24 के संडे को हम डिस्कस करेंगे एक चैप्टर रजिस्ट्रेशन का। तो आपको बता दूं सेक्शन 22 में तुम्हारी 3 लिमिट है, 10 लाख की लिमिट है, 20 लाख की लिमिट है, 40 लाख की लिमिट है। कुछ लोगों को 10 लाख के बाद करवाना होता है, कुछ लोगों को 20 लाख के बाद करवाना होता है, कुछ लोगों को 40 लाख के बाद करवाना होता है रजिस्ट्रेशन। कहां 10 लाख, कहां 20 लाख, कहां 40 लाख, वो उस चैप्टर में समझ लेंगे। फिर सेक्शन 24 किसका है? सेक्शन 24 साहब है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 24 जो है ना, सेक्शन 24 किसका है? सेक्शन 24 है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, कि इन लोगों को तो करवाना ही पड़ेगा।
इट मीन सेक्शन 24 में ना लिस्ट है, सेक्शन 24 में लिस्ट है A B C D E F G H I, ये जितने भी लोग होंगे ना इनको करवाना ही पड़ेगा, चाहे इनकी लिमिट स्टार्टिंग से 0 ही क्यों ना हो। अगर मैं 24 में कवर हो गया, मेरी टर्नओवर 0 है, तो भी मुझे करवाना पड़ेगा। तो 24 में अगर मैं कवर हो जाता हूं तो करवाना मैंडेटरी है, अगर मैं 24 में कवर नहीं होता तो 10 लाख 20 लाख और 40 लाख की लिमिट मुझे मिल जाएगी, बस ये पर ध्यान दो जी। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, सारे के सारे बच्चे मुझे आंसर देंगे। जैसे मान लो मैं आपके सामने हूं मिस्टर वीजी जी, मान लो आपके सामने यहां पर मिस्टर वीजी हैं, ठीक है जी। अब मिस्टर वीजी हैं, मिस्टर वीजी जो हैं वो दे रहे हैं सर्विस। अब मेरी एकेडमी का नाम क्या है जी? अगर आपको मेरी एकेडमी का नाम पता हो, मेरी एकेडमी का नाम क्या है जी? मेरी एकेडमी का नाम है दैट इज वीजी स्टडी हब, ठीक है जी। वीजी स्टडी हब ये मेरी एकेडमी का नाम है। अब मान लो मैं यहाँ पे टैक्स पढ़ाता हूँ जी, मेरे खुद की एकेडमी है, मैं यहाँ पे सर्विस दे रहा हूँ, इसके अंदर मान लो ये मेरे खुद की एकेडमी, मैं यहाँ पे सर्विस दे रहा हूँ जी। अब सर्विस देने वाले केस में क्या है? सर्विस देने वाले केस में गवर्नमेंट कहती है 20 लाख रुपए की लिमिट है। सर्विस देने वाले केस में 20 लाख रुपए की लिमिट है कि अगर 20 लाख से ऊपर की टर्नओवर होगी तो तुम लाइबल बन जाओगे रजिस्ट्रेशन के, अगर 20 लाख की लिमिट नहीं होगी तो तुम लाइबल नहीं बनोगे जी। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर 20 लाख से ऊपर है तो मैं लाइबल बनूंगा, 20 लाख तक है तो मैं लाइबल नहीं बनूंगा। मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं, अगर मेरी टर्नओवर पूरे साल की 5 लाख रुपए है, सोच के बोल देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हें बताने जा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मेरी टर्नओवर 5 लाख रुपए है, अगर मेरी टर्नओवर 5 लाख रुपए है तो क्या मैं लाइबल हूं या नहीं हूं? सारे बच्चे बताओ पहले तो। अगर मेरी टर्नओवर 5 लाख रुपए है तो क्या मैं रजिस्ट्रेशन करवाने के लाइबल हूं या नहीं हूं? हां या ना बताओ बस, हां या ना। अगर मेरी टर्नओवर 5 लाख रुपए है, क्या मैं लाइबल हूं या नहीं हूं? ऑब्वियस सी बात है, मैं लाइबल नहीं हूं। अच्छा, अगर मैं लाइबल नहीं हूं, क्या मैं अपनी मर्जी से करवा सकता हूं? क्या मैं अपनी मर्जी से करवा सकता हूं? सारे बच्चे बोल दो, क्या मैं अपनी मर्जी से करवा सकता हूं? भाई मुझे अपनी मर्जी से करवाना है रजिस्ट्रेशन। अबे अक्षर 10 मिनिमम 10 लाख क्यों होनी चाहिए? 20 लाख की जब मैं कह रहा हूं, मेरे केस में 20 लाख की लिमिट है तो कम से कम 20 लाख होनी चाहिए ना, 10 लाख की लिमिट कहां से आ गई? क्या मैं अपनी मर्जी से करवा सकता हूं? यस करवा सकता हूं। अच्छा, अगर मैं अपनी मर्जी से करवा लूंगा, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। उसको हम क्या बोलते हैं? वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। इट मींस मैंने अपनी मर्जी से करवा लिया। अगर मैंने अपनी मर्जी से करवा लिया तो ये पॉइंट कवर होता है सेक्शन 25 में। सेक्शन 25 बात करेगा वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन की। वो ये बात कहता है कि कोई पर्सन अपनी मर्जी से भी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं बस एक बात जानना चाह रहा हूं, मेरी टर्नओवर 5 लाख है, मैं लायबल नहीं था, सोच के बोलना, मैं लायबल नहीं था, मैंने फिर भी करवा लिया। और अगर मैंने करवा लिया तो मैं 25 में आ गया, क्योंकि 25 ने बोला तुम अपनी मर्जी से करवा सकते हो। सारे बच्चे बोल देना, अगर मैंने अपनी मर्जी से करवा लिया, क्या अब मिस्टर वीजी टैक्सेबल पर्सन वाली कैटेगरी में आ जाएंगे? नहीं आएंगे जी। सारे बच्चे बोल दो, क्या अब मैं टैक्सेबल पर्सन वाली कैटेगरी में आऊंगा? नहीं आऊंगा, हां या ना बोल दो। मैं लायबल नहीं था बट मैंने अपनी मर्जी से करवा लिया। मैं लायबल नहीं था बट मैंने अपनी मर्जी से करवा लिया, क्या मैं टैक्सेबल पर्सन वाली कैटेगरी में आ जाऊंगा? यस या नो? यस या नो? ओके, बच्चे कह रहे हैं यस, कई बच्चे कह रहे हैं यस। अच्छा, अगर मैं टैक्सेबल पर्सन वाली कैटेगरी में आ जाऊंगा, सोच के बोलना, मेरी टर्नओवर सिर्फ 5 लाख है, मेरी रजिस्ट्रेशन की एग्जम्पशन लिमिट 20 लाख है। तुम गलती करने वाले हो, मेरी टर्नओवर सिर्फ 5 लाख है, मेरी एग्जम्पशन लिमिट जो है रजिस्ट्रेशन की वो 20 लाख है, बट अभी मेरी 5 लाख है और मैंने 5 लाख पे करवा लिया रजिस्ट्रेशन। तुमने बोला मैं टैक्सेबल पर्सन बन गया, तो क्या अब मेरे को जीएसटी देना पड़ेगा? क्या मुझे अभी से जीएसटी देना पड़ेगा या 20 लाख के बाद देना पड़ेगा? क्या मुझे अभी से जीएसटी देना पड़ेगा या 20 लाख के बाद देना पड़ेगा? मेरे को सारे बच्चे आंसर दे दो, क्या मुझे अभी से जीएसटी देना पड़ेगा? यस या नो? जल्दी बोलो, फटाफट से, फटाफट से बोलो जी। हाँ, अब ये हैं देखो सारे के सारे नालायक बच्चे, अक्षत, सौरभ, अजीत, और मैं बताता हूं, ये सिद्धि, नाम सुनते रहो तुम इनके, विकास, सुनो, लिखो 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 लिखो, प्रांजल, ये और बताओ, और बताओ, और बताओ। अभी तुम्हारी ऐसे की तैसी, पिक्की, तन्वी,
पायल, ये सब नालायक बच्चे हैं जो कह रहे हैं नहीं देना पड़ेगा। भाई देना पड़ेगा, फिर तुम क्या ही पढ़ रहे हो चार्जिंग सेक्शन? भाई तुम क्या ही चार्जिंग सेक्शन पढ़ रहे हो? चार्जिंग सेक्शन ने साफ साफ बड़े शब्दों में कहा है कि जो बंदा टैक्सेबल पर्सन बन गया, टैक्सेबल पर्सन जीएसटी पे करेगा, चाहे तुम अनसुना, चाहे तुम्हारी टर्नओवर कितनी क्यों ना हो। सर अगर मैं टैक्सेबल पर्सन बन चुका हूं ना तो मेरे को जीएसटी देना पड़ेगा। बच्चा कह रहा है सर वो 20 लाख की लिमिट, भाई 20 लाख रुपए की लिमिट जो है ना वो जीएसटी ना देने की नहीं है, वो रजिस्ट्रेशन करवाने की है। वो किसकी है? वो 20 लाख रुपए की लिमिट है रजिस्ट्रेशन की। अगर तुमने करवा लिया रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग से, तुम बन गए टीपी, और जैसे टीपी बने तुम्हें जीएसटी देना पड़ेगा। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात सेक्शन 9 में लिखी हुई है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये टैक्सेबल पर्सन वर्ड बहुत जरूरी है, इसलिए वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा वो तुम्हें कंफ्यूज करेगा और तुम कंफ्यूज हो जाओगे। रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान दे कि जीएसटी में जीएसटी देने या ना देने की कोई भी एग्जम्पशन लिमिट नहीं है ना, कोई एग्जम्पशन लिमिट नहीं है ना। नहीं 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 ना सर, वो 10, 20 और 40 लाख की जो तुम लिमिट मुझे कह रहे हो ना, वो किसकी लिमिट है? वो रजिस्ट्रेशन की है। जीएसटी में ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि यहां तक जीएसटी देना ही नहीं है। ऐसे कोई लिमिट पूरे जीएसटी एक्ट में नहीं है, पूरे जीएसटी रूल्स में नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। सिंपल सी बात यह निकल के आ रही है, अगर एक पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड हो चुका है तो वो बन चुका है टैक्सेबल पर्सन, और जैसे ही वो टैक्सेबल पर्सन बन चुका है उसको जीएसटी देना पड़ेगा। बात खत्म, चाहे उसकी टर्नओवर कितनी ही क्यों ना हो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है टैक्सेबल पर्सन। ठीक है जी। तो आज जो भी बंदा टैक्सेबल पर्सन बन जाएगा जी, आज जो भी बंदा टैक्सेबल पर्सन बन जाएगा वो जीएसटी पे करेगा। बात खत्म। और अगर मैं अपनी मर्जी से करवा रहा हूं रजिस्ट्रेशन तो याद करो टैक्सेबल पर्सन में क्या लिखा था? टैक्सेबल पर्सन मींस अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड। टैक्सेबल पर्सन मींस अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड। इट मींस अगर तुम जीएसटी में रजिस्टर्ड भी हो तो तुम टैक्सेबल पर्सन हो, और अगर तुम टैक्सेबल पर्सन हो यू हैव टू पे जीएसटी। सेक्शन 9 ये बात कहना चाह रहे हैं। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? ठीक है जी। चलो अब मैं लास्ट पॉइंट खत्म कर रहा हूं जी। जीएसटी देना पड़ेगा तो खुद से रजिस्ट्रेशन क्यों ही लेगा? सीमू कह रहे क्यों ही देगा? और 80% लोग खुद से लेते हैं। आपके सामने एक पागल इंसान खुद खड़ा है। सर अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है ना, मैंने कहा ना 120 घंटे का कंटेंट है, मुझे 40 घंटे में खत्म करना है, और 40 घंटे का कंटेंट मुझे मैराथन में 12 घंटे में खत्म करना है। अब मैं उस लॉजिक में नहीं जा सकता। उसके रीजन होते हैं लोग क्यों करवा रहे हैं। सर आईटीसी मिलता है, मार्केट में रेपुटेशन बनती है, कई लॉजिक्स होते हैं उसके। तो भी तुम सिर्फ इतना ध्यान दो, लोग करवाते हैं, करवा सकते हैं। अगर आप करवा लोगे आप टीपी बन जाओगे। जैसे टीपी बनोगे आपको जीएसटी देना पड़ेगा। बात खत्म। बात सिर्फ इतनी सी है जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? क्या बात मेरी समझ में आ रही है? बिल्कुल मिलेगा जी, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अगले पॉइंट पर आओ। अब यहां तक क्लियर है? बोलो 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 बोलो, यहां तक क्लियर है? नहीं है? जल्दी बोलो फटाफट से जी। अब एक क्वेश्चन तुमसे और पूछ रहा हूं जी, एक क्वेश्चन तुमसे और पूछ रहा हूं, एक क्वेश्चन तुमसे और पूछ रहा हूं। ये मान लो है मिस्टर वीजी हैं, ये मान लो मिस्टर वीजी हैं। अब ये मान लो मिस्टर वीजी हैं, तो मिस्टर वीजी देते हैं सर्विस। मिस्टर वीजी क्या देते हैं? मिस्टर वीजी सर्विस देते हैं। मिस्टर वीजी सर्विस देते हैं तो मिस्टर वीजी की जो एग्जम्पशन लिमिट है रजिस्ट्रेशन करवाने की, वो जो है वो 20 लाख रुपए की है। वो जो है वो 20 लाख रुपए की है। ठीक है जी, ये 20 लाख रुपए की लिमिट है। अच्छा अब बताओ, मेरी टर्नओवर 5 लाख रुपए की है, क्या मैं लायबल हूं? नहीं, मैं लायबल तो नहीं हूं। क्या मैं अपनी मर्जी से करवा सकता हूं? यस करवा सकता हूं। और मैंने करवा लिया रजिस्ट्रेशन तो मैं बन गया रजिस्टर्ड, मैं बन गया टीपी, और मेरे को जीएसटी देना पड़ेगा। काम खत्म। ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है, मान लो मेरी टर्नओवर जो है वो 25 लाख रुपए की है। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, मेरी टर्नओवर जो है ना वो 25 लाख रुपए की है। अब अगर मेरी टर्नओवर 25 लाख रुपए की है और एग्जम्पशन लिमिट 20 लाख रुपए की है, तो सारे बच्चे बता दो क्या मैं लायबल बन गया नहीं बन गया? क्या मैं लायबल बन गया नहीं बन गया? फटाफट से बोल दो हाँ या ना। क्या मैं लायबल बन गया नहीं बन गया? जल्दी बताओ यार। क्या मैं लायबल बन गया नहीं बन गया? यस लायबल बन गया ना, मैं लायबल बन गया। अब अगर मैं लायबल बन गया, लायबल बन गया, तो लायबल होने के ना अगर आपको बताओ 30 दिन के अंदर अंदर करवाना पड़ता है रजिस्ट्रेशन।
गवर्नमेंट ये बात कहती है कि अगर आप लायबल बन गए तो लायबल बनने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के लिए। ये बात तुम दिमाग में घुसा लो, 30 दिन में तुम्हें अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है जी। अब मैं लायबल बन गया और मान लो मैंने अप्लाई नहीं किया और मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, लायबल हूं बट मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, लायबल हूं बट मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। क्या लायबल हूं, मैं दोबारा बोल रहा हूं, लायबल हूं बट मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, क्या मैं टैक्सेबल पर्सन वाली कैटेगरी में आऊंगा या नहीं आऊंगा? मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जी, मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, क्या मैं टैक्सेबल पर्सन वाली कैटेगरी में आऊंगा नहीं आऊंगा? जल्दी बोल दो फटाफट से। हाँ हर्षित एग्जामिशन नहीं हुआ, हाँ नहीं आऊंगा नहीं आऊंगा, जल्दी बोलो फटाफट से जी। आऊंगा नहीं आऊंगा? यस आऊंगा, यस आऊंगा, 100% आऊंगा। चेक करो उसने क्या लिखा है, वो कह रहा है टैक्सेबल पर्सन मींस अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लायबल टू बी रजिस्टर्ड। आप अगर सेक्शन 22 और 24 में अगर आप लाइबल हो जाते हो तो अगर तुम लाइबल हो चुके हो ना तो भी तुम क्या बन चुके हो? टैक्सेबल पर्सन बन चुके हो। बस ये बात ध्यान दो। एक बच्चा कह रहा है सर एक बात बताओ, टैक्सेबल पर्सन बन के फायदा ही क्या है? ये आदमी तो जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है, इसने तो करवाया ही नहीं है। तो सुनो ध्यान से, अब गवर्नमेंट ने इसको टैक्सेबल पर्सन क्यों बनाया? अगर मान लो कल ये इंसान पकड़ा गया, तो गवर्नमेंट ने कहा ला जीएसटी ला, तो इसने कहा मैं तो जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं हूं। तो गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं। इसने कहा ऐसे कैसे, मैं तो टैक्सेबल पर्सन ही नहीं हूं। भाई टैक्सेबल पर्सन तो वो होता है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड होता है, और जो टैक्सेबल पर्सन होता है वो जीएसटी पे करेगा। गवर्नमेंट ने कहा तेरी ऐसी की तैसी। गवर्नमेंट ने कहा डेफिनेशन ध्यान से पढ़, डेफिनेशन में क्लियरली लिखा है अगर तू सेक्शन 22 और 24 में लायबल भी है ना तो भी तू टैक्सेबल पर्सन है, यू हैव टू पे जीएसटी। बस ये बात ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? क्या बात मेरी समझ में आ रही है? ठीक है जी, चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जी। तो ये बात यहाँ पे आपका सेक्शन नंबर 9(1) में लिखी है। तो फाइनली सेक्शन नंबर 9(1) में एक वर्ड लिखा है टैक्सेबल पर्सन। तो उस टैक्सेबल पर्सन का मतलब क्या है? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि टैक्सेबल पर्सन किसे कहते हैं। तो टैक्सेबल पर्सन मींस अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लायबल टू बी रजिस्टर्ड। मेरे नोट्स पे अगर फोटो आ रही है तो वो एप्पल के आईफोन में आप खोल रहे हो, एप्पल के आईफोन के ऊपर मेरे नोट्स नहीं खोलेंगे जी। ठीक है जी, चलो अब अगले पॉइंट पर आओ। ये हमारा सेक्शन नंबर 9(1) खत्म हो गया। अब यहां पे आ जाओ 9(2). तो 9(2) कह रहा है पेट्रोल पे जीएसटी कब लगेगा। आप सब जानते हो ये बात, तो हमने आर्टिकल 246 कैपिटल ए में भी रिवाइज की थी। सारे बच्चे फटाफट से बोल दो, जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं उन पे जीएसटी कब लगेगा बताओ, जल्दी बोलो जी। सर ओनली 90 वॉचिंग, रिफ्रेश करो, 420-25 लोग देख रहे हैं नालायक। जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ जी। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, सारे बच्चे बोल दो पेट्रोल पे जीएसटी कब लगेगा। पेट्रोल पे जीएसटी तब लगेगा जिस दिन जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी। तो वही बात 9(2) में लिखी है, जिस दिन भी जीएसटी काउंसिल रिकमेंड कर देगी उस दिन से पेट्रोल पे जीएसटी लग जाएगा। बस ये बात ध्यान दो। तो जिस दिन भी जीएसटी काउंसिल रिकमेंड कर देगी उस दिन से तुम पेट्रोल पे जीएसटी लगा देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 9(2) कहना चाह रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक बात है। अब अगले पॉइंट पर आ जाओ। अब है 9(3) भाई साहब, ये है मजेदार। यहां से क्वेश्चन बनना है भाई, यहां से क्वेश्चन बनना है भाई। अब सारे के सारे बच्चे यहां पे ध्यान दें जी, सारे के सारे बच्चे बिल्कुल सीधी नजर, एकदम मेरी आंखों से आंखें मिला के चलना, तब तुम्हें पॉइंट समझ में आएगा। अब ये सेक्शन नंबर 9(3) जो है, ये 9(3) रिवर्स चार्ज का है। ये सेक्शन नंबर 9(3) क्या है? रिवर्स चार्ज का। अब एक्चुअल में 9(3) कहता क्या, पहले 9(3) सुनो कहता क्या। 9(3) कहता है कि गवर्नमेंट के पास एक पावर है। अखिल वो उसके लिए कहा था मैंने, लीकर के लिए। ठीक है, तो 9(3) कहता है कि गवर्नमेंट के पास एक पावर है। क्या पावर है? कि गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन निकाल सकती है, उस नोटिफिकेशन में वो गुड्स और सर्विस को नोटिफाई करेगी, और जो भी गुड्स और सर्विस वो नोटिफाई करेगी उन गुड्स और सर्विस पर जीएसटी जो होगा वो रिवर्स चार्ज में लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज में नहीं लगेगा। मैं दोबारा बोलूंगा 9(3) क्या कहता है। 9(3) कहता है कि गवर्नमेंट के पास एक पावर है, गवर्नमेंट अपनी पावर यूज करके एक नोटिफिकेशन निकाल देगी, उस नोटिफिकेशन में गुड्स और सर्विस की कैटेगरी को नोटिफाई करेगी, और जो कैटेगरी नोटिफाई होंगी उस गुड्स और सर्विस पर रिसीवर जीएसटी पे करेगा, सप्लायर जीएसटी पे नहीं करेगा।
तो एक बच्चा कहता है साहब क्या वो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट निकाल चुकी है? निकाल चुकी है। सर क्या गुड्स की भी नोटिफिकेशन आ चुकी है? आ चुकी है। सर कितने गुड्स रिवर्स चार्ज में कवर हैं? टोटल 9 गुड्स ऐसे हैं जो रिवर्स चार्ज में कवर है। मैं दोबारा बोलूंगा, टोटल 9 गुड्स ऐसे हैं, 9 गुड्स जो रिवर्स चार्ज में कवर हैं। अगर इन 9 गुड्स की सप्लाई करोगे तो रिवर्स चार्ज लगेगा। पहले यहां पे 8 गुड्स थे, अब यहां पर 1 गुड्स और ऐड हो गया, तो टोटल मिला के अभी आप ध्यान दे लो कि 9 गुड्स ऐसे हैं जो हमें एग्जाम के लिए ध्यान रखने हैं जिनकी सप्लाई पे रिवर्स चार्ज है। और टोटल मिला के 23 सर्विस अप्रोक्सीमेट ऐसी हैं जहां पे रिवर्स चार्ज है। मतलब 23 सर्विस अप्रोक्सीमेट ऐसी हैं जहां पे रिवर्स चार्ज है, अप्रोक्सीमेट 9 गुड्स ऐसे जहां पे रिवर्स चार्ज है। रिवर्स चार्ज का मतलब होता है जहां पे सामने वाला बंदा रिसीवर जीएसटी पे करेगा, सप्लायर जीएसटी पे नहीं करेगा। सर एक बात मेरे को सोच कर बताओ, जितने बच्चे भी इस टाइम मेरे सामने बैठे हैं, मे बी आपने कहीं ना कहीं से कोचिंग ली होगी, ठीक है, मे बी आपने कहीं ना कहीं से कोचिंग ली होगी। आपने, कई बच्चों ने रेगुलर बैच मुझसे लिया होगा, कई बच्चों ने कहीं और से पढ़ा होगा, कई बच्चों ने सेल्फ स्टडी की होगी, कई बच्चे, मतलब ऐसे अलग अलग तरह के बच्चे होंगे। बट अगर आपने कहीं से भी कोचिंग लिया, चाहे मुझसे कोचिंग ली है, चाहे कहीं से भी कोचिंग ली है, तो जब भी आपने कोचिंग ली होगी, उम्मीद करूंगा आपने उस कोचिंग के पैसे दिए होंगे। और जब भी तुमने कोचिंग के पैसे दिए होंगे तो उस पैसे पर नॉर्मली जीएसटी भी लगा होगा, उस पैसे पर नॉर्मली जीएसटी भी लगा होगा। अब उस पैसे पर नॉर्मली अगर जीएसटी भी लगा होगा तो जीएसटी नॉर्मली क्या होता है, सप्लायर गवर्नमेंट को जीएसटी पे करने जाता है। बट कुछ केस ऐसे हैं जहां पे गवर्नमेंट कहती है, जहां सप्लायर गवर्नमेंट को जीएसटी पे नहीं करेगा, रिसीवर गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा। एक बात मेरे को बताना, आपके और मेरे केस में सप्लायर कौन है? जल्दी बताओ, आपके और मेरे केस में सप्लायर कौन है? जल्दी बोलो फटाफट से जी। आपके और मेरे केस में सप्लायर कौन है? बोलो 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 बोलो, आपके और मेरे केस में सप्लायर कौन है? ऑब्वियस सी बात है, मैं हूं। अच्छा, आप कौन है? रिसीवर है। तो नॉर्मली तो गवर्नमेंट को जीएसटी पे करने जाता है सप्लायर, बट जो अब हम केस पढ़ने जा रहे हैं ना, इसमें जीएसटी जो पे करेगा वो रिसीवर जीएसटी पे करेगा, इसमें सप्लायर गवर्नमेंट को जीएसटी पे नहीं करेगा। बस ये पर ध्यान दो जी। अब हम वही देखने जा रहे हैं किस किस केस में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है जी। अब एक बार आ जाओ, सबसे पहली सर्विस जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारी है स्पॉन्सरशिप की सर्विस। वो हमारी है स्पॉन्सरशिप की सर्विस। इस सर्विस पे रिवर्स चार्ज है। अब यहां ना बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं भाई, मैं सही बता रहा हूं सर। देखो, है तो ये रिवीजन क्लास, हम डिटेल में जा नहीं सकते, बट मैं कोशिश करूंगा इस पॉइंट को समझाने की, क्योंकि ये पॉइंट ऐसा है जब जब इसका क्वेश्चन बना है बच्चा तब तब गलती करके आया है, और बच्चे ने हर बार ना ये पॉइंट गलत ही की है। उसका रीजन है, बच्चा रट तो लेता है कि स्पॉन्सरशिप की सर्विस पे रिवर्स चार्ज है, बट बच्चों को समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में पॉइंट कहना क्या चाह रहा है। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है सर, एक बात मेरे को बताओ, जैसे आज हमारा इंडियन क्रिकेट प्लेयर की ड्रेस है, जैसे अभी टेस्ट मैच चल रहे हैं, अगर आपको बताओ इंडिया और न्यूजीलैंड के ना भी टेस्ट मैच चल रहे हैं। अब यहां पे ना ये लिखने मत बैठ जाना इतना स्कोर है, ये स्कोर है, वो हरकतें मत करना। बस मैं तुम्हें बता रहा हूं इंडिया और न्यूजीलैंड के भी टेस्ट मैच चल रहे हैं। अच्छा, इंडिया और न्यूजीलैंड के अभी टेस्ट मैच चल रहे हैं, तो आपको पता है इंडिया की जो ड्रेस है, यहां पे उसके यहां 3 लाइनें हैं, ठीक है, यहां पे वो 3 लाइनें हैं, यहां पे आपको दिख रहा है वो 3 लाइनें हैं, यहां पे वो 3 लाइनें हैं। तो बताओ कि वो 3 लाइनें किस कंपनी की हैं? फिर यहां पर भी शायद उन्होंने कुछ लिख रखा है, बताओगे वो किस कंपनी की है जी? बताओगे वो 3 लाइनें किस? हाँ, एडिडास। किसकी है वो? एडिडास की। आपने बिल्कुल सही बात बोला, वो 3 लाइनें जो हैं वो हैं एडिडास। अच्छा, अब वो 3 लाइनें जो हैं वो एडिडास की हैं। 3 लाइनें वो किसकी हैं? एडिडास की हैं। अच्छा, अब एक बात मेरे को बताना, अब ये 3 लाइनें जो यहाँ पे इंडियन क्रिकेट प्लेयर की ड्रेस पे यहाँ पे 3 लाइनें, यहाँ पे 3 लाइनें हैं, तो जो ये एडिडास की हैं, तो क्या एडिडास वालों को इस चीज के पैसे मिले होंगे या एडिडास वालों को इस चीज के पैसे देने पड़े होंगे? बताओ जल्दी बोलो, एडिडास वालों को इस चीज के पैसे मिले होंगे या एडिडास वालों को इस चीज के पैसे देने पड़े होंगे? ऑब्वियस सी बात है, देने पड़े होंगे जी, ऑब्वियस सी बात है। हाँ देखो, मिले होंगे। देखो, हाय राम भाई, तुम्हारा तो बिल्कुल ही बेड़ा कर गया यार। वैशाली कह रहे मिले होंगे, मतलब
एडिडास वालों को, मतलब इंडियन क्रिकेट प्लेयर कह रही है एडिडास हम आपका ना लोगो लगाना चाहते हैं, ये लो 3 करोड़ रुपए ले लो, ऐसा बोलते हो। लाइनों में खड़े हैं, लाइनों में खड़े हैं वो, कि वो कहते हैं हमारा लोगो लगा दो यहां पे, हमसे 5 करोड़ रुपए ले लो। नालायक। मिले होंगे, किस चीज के मिले होंगे, भगा देंगे उनको यहां से, मिले होंगे, उनसे पैसे लिए होंगे, कई करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट होगा, तब जाके वहां पे लोगो लगा, ऐसे लोगो नहीं लगा। बच्चा कह रहा है मिले होंगे। इधर सुनो ध्यान से। तो सिंपल सी बात है, एडिडास ने पैसे दिए होंगे। अच्छा, एडिडास ने पैसे किसको दिए होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है उसने पैसे दिए होंगे बीसीसीआई को। तो यहां पे एडिडास है, यहां पे बीसीसीआई है। तो एडिडास ने बोला कि मैं स्पॉन्सर करना चाहता हूं, मैं क्या चाहता हूं, मैं स्पॉन्सर करना चाहता हूं, मैं स्पॉन्सर करना चाहता हूं, मैं इंडियन क्रिकेट प्लेयर की ड्रेस को स्पॉन्सर करना चाहता हूं। बीसीसीआई ने बोला होगा ठीक है, ला 5 करोड़ रुपए ला। तो एडिडास ने 5 करोड़ रुपए बीसीसीआई को दे दिए। एडिडास ने 5 करोड़ रुपए बीसीसीआई को दे दिए। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, बताओ यहां पे स्पॉन्सरशिप की सर्विस कौन किसको दे रहा है, जल्दी बोलो फटाफट से। यहां पे स्पॉन्सरशिप की सर्विस कौन किसको दे रहा है, फटाफट से बोल दो यार, जल्दी बोलो। यहां पे स्पॉन्सरशिप की सर्विस कौन किसको दे रहा है, फटाफट से बोल दो। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, यहां पे स्पॉन्सरशिप की सर्विस, जल्दी बोलो कौन किसको दे रहे हैं जी, आवाज नहीं आ रही। यहां पे स्पॉन्सरशिप की सर्विस जो है वो कौन किसको दे रहा है। हाँ, शुक्र है भगवान का, शुक्र है भगवान का। ध्यान सुनना ध्यान से, देखो ये कई बच्चे नालायक भी हैं, कई बच्चे भी नालायक हैं, यहां पे सुनना ध्यान से। अब जो सर्विस दे रहे हैं ना, वो बीसीसीआई सर्विस दे रहा है किसको, एडिडास को। पहली बात तो ये समझ लो, ये आधी बात तो बच्चों को समझ में ही नहीं आती। अब बच्चा कह रहा है सर क्या बेकार की बात कर रहे हो, एडिडास स्पॉन्सरशिप की सर्विस दे रहा है ना भाई, एडिडास स्पॉन्सर कर रहे हैं ना भाई, एडिडास स्पॉन्सर कर रहा है किसके कहने पर, बीसीसीआई के कहने पर, और उसके लिए उसने कितने रुपए दिए हैं, 5 करोड़ रुपए। तो एडिडास जो हो गया वो कौन हो गया, सर्विस रिसीवर हो गया, ये प्रोवाइडर हो गया। तो पहली बात तो ये समझो कौन किसको सर्विस दे रहा है, कौन किसको सर्विस दे रहा है, पहले ये दिमाग अपना क्लियर करो, कौन किसको सर्विस दे रहा है। तो यहां पे बीसीसीआई सर्विस दे रहा है एडिडास को। अगर तुम्हारे पल्ले पड़ गया अच्छी बात है, नहीं तो रट लो, पैसा देने वाला हमेशा रिसीवर होता है। पैसा देने वाला कौन होता है, रिसीवर होता है। तो पैसा देने वाला कौन है, एडिडास, तो वो रिसीवर है, और किसको मिलेगा, बीसीसीआई को, वो कौन है, प्रोवाइडर है। तो स्पॉन्सरशिप की सर्विस देने वाला कौन है, बीसीसीआई, किसको सर्विस दे रहा है, एडिडास को। अब गवर्नमेंट ने कहा सुनो, अब गवर्नमेंट ने कहा सुनो, अगर यहां पे स्पॉन्सरशिप की सर्विस दी जा रही है किसको, अगर ये स्पॉन्सरशिप की सर्विस दी जा रही है किसी बॉडी कॉर्पोरेट को, किसी बॉडी कॉर्पोरेट को या किसी पार्टनरशिप फर्म को, उस केस में तो लगेगा रिवर्स चार्ज। बट अगर ये स्पॉन्सरशिप की सर्विस किसी और को दी जा रही है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म, फिर वहां पे फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, फिर वहां पे रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। तो इतने से दिमाग में क्लैरिटी लेकर आओ, अगर स्पॉन्सरशिप की सर्विस किसी बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म को दी जा रही है तो रिवर्स चार्ज है, अगर किसी और पर्सन को दी जा रही होगी उसके इसमें फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। बट इसकी लिंकिंग जो है वो एग्जम्पशन के साथ भी है, इसकी लिंकिंग एग्जम्पशन के साथ भी है। अब एग्जम्पशन का एक चैप्टर है, पता नहीं तुम्हें याद है या नहीं है, जीएसटी में एक चैप्टर है एग्जम्पशन का, जहां पे काफी सारी सर्विस एग्जम्प्ट हैं। तो एग्जम्पशन के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर स्पॉन्सरशिप की सर्विस बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय, अगर इन अथॉरिटी ने अगर सपोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज की है, अगर इन अथॉरिटी ने अगर सपोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज की है और अगर उसमें स्पॉन्सरशिप की सर्विस दी जा रही है तो सारी एग्जम्प्ट है। अब बच्चा कह रहा है सर क्या ये हमें याद करने, यस याद करना है, आपको याद करना पड़ेगा, ये पॉइंट्स आपको याद करने पड़ेंगे कि कौन कौन सी अथॉरिटी है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन एंड इट्स एफिलिएटेड फेडरेशन। अगर नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है उसके अंदर स्पॉन्सरशिप की सर्विस दी जा रही है, एग्जम्प्ट है। फिर एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी और इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड और इंटर यूनिवर्सिटी, आप कई बार आपने देखा होगा कॉलेजों के इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स होते हैं, इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स हो रहे हैं, उसके अंदर स्पॉन्सरशिप की सर्विस दी जा रही है तो गवर्नमेंट ने कहा वो एग्जम्प्ट है।
तो मतलब अगर ये अथॉरिटी गवर्नमेंट कह रही है, अगर सपोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रही है, इसमें स्पॉन्सरशिप है तो एग्जम्प्ट है, इसको छोड़ के स्पॉन्सरशिप टैक्सेबल है। और अगर वो सर्विस बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप हम का तो रिवर्स चार्ज है, नहीं तो फॉरवर्ड चार्ज है। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन सुन लो जी, लास्ट क्वेश्चन सुन लो। एडिडास जो है वो तो कंपनी है ना, एडिडास ऑब्वियस से बात है बॉडी कॉर्पोरेट है। इधर सुनो ध्यान से भाई साहब, ओए शिमला मिर्च, हेलो कद्दू, ओए सुनो ध्यान से, सुनो। अब यह ना, ये जो है, ये मान लो ये इंडियन क्रिकेट प्लेयर की, ये मान लो फॉर एग्जांपल ये ड्रेस है, ठीक है जी। तो ये मान लो फॉर एग्जांपल ये ड्रेस है, ये मान लो बीसीसीआई है। तो मान लो यहां पर अब जो ये है, मान लो फॉर एग्जांपल वीजी स्टडी हब। तो ये मान लो मेरा वीजी स्टडी हब है जी। तो मैं बीसीसीआई के पास गया, मैंने कहा मैं, अच्छा मेरी जो है ये प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है। प्रोप्राइटरशिप कंसर्न का मतलब क्या है, मान लो इसका ओनर जो है वो इंडिविजुअल है, ये कोई बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, ये कोई कंपनी नहीं है, ये कोई पार्टनरशिप फर्म नहीं है जी। ना ये पार्टनरशिप फर्म है, ना ये बॉडी कॉर्पोरेट है, ऑब्वियस पता, ना ये कंपनी है। तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा मुझे ना यहाँ पे उनकी ड्रेस पे लिखवाना है वीजी स्टडी हब। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, लिखवा दो, लाओ 2 करोड़ रुपए ले आओ जी। आप 2 करोड़ रुपए लाओ और अभी यहाँ पे लिखवा देंगे, वीजी स्टडी हब लिखवा देंगे, यहां पे भी लिखवा देंगे, वहां पे भी लिखवा देंगे, हम पूरी आईपीएल की टीम बना देंगे। जैसे होता है ना आईपीएल में 10 लोगो होते हैं, सब जगह लिखवा देंगे वीजी स्टडी हब, वीजी स्टडी हब, सब जगह लिखवा देंगे, तुम टेंशन मत लो। इस तरह से हम कर देंगे, ठीक है जी। तो उसने कहा ठीक है लाओ 2 करोड़ रुपए लाओ। और मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, मैंने कहा ठीक है मैं 2 करोड़ रुपए देने को तैयार हूं। अब ये हो गया सर्विस प्रोवाइडर, ये हो गया सर्विस रिसीवर। मेरा पूरी क्लास से बस एक क्वेश्चन है, क्या यहां पे सर्विस रिसीवर बॉडी कॉर्पोरेट है? नहीं। क्या पार्टनरशिप फॉर्म है? नहीं। तो इस केस में फॉरवर्ड चार्ज की बातें होंगी, रिवर्स चार्ज की बातें नहीं होंगी। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? डन, लॉक कर दे जी, ठीक है जी। यहां पे फॉरवर्ड चार्ज की बातें होंगी, रिवर्स चार्ज की बातें नहीं होंगी, बस ये पर ध्यान दो। तो पहली सर्विस तुम्हारी आ रही है स्पॉन्सरशिप की सर्विस, क्लियर है? अगली सर्विस आ जाओ। अच्छा ये देख सुनो, ये 3 एग्जांपल नीचे दिए हुए जी। ये एग्जांपल एक बार होमवर्क है, इसको एक बार देख लेना। ये एग्जांपल है, उसके बाद ये एग्जांपल है, उसके बाद ये एग्जांपल है। 3 एग्जांपल आपको नीचे दिए हुए हैं जी। उसके बाद अगली सर्विस है इंश्योरेंस एजेंट की सर्विस। एक बात मेरे को सोच के बताना, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, आपने सुना होगा इंश्योरेंस एजेंट वाले आते हैं, सर एक ऐसे कंपनी कई बार देखा होगा, सर अपना आपका कोई इंश्योरेंस है, सर आप ना हमारी कंपनी का इंश्योरेंस ले लें सर। मैं आपको बता रहा हूं बहुत बढ़िया इंश्योरेंस है, मतलब आप कल मर जाओ कोई दिक्कत नहीं, आप अभी खड़े खड़े मर जाओ कोई दिक्कत नहीं। अरे मैं कह रहा हूं मजा आ जाएगा आपको, आपको भाई साहब पूरे परिवार को 2 करोड़ रुपए हम दे देंगे, अब मरो तो सही। तो बच्चे कहते हैं ऐसे की तैसी तेरी भाई साहब कैसी बेकार की बात कर रहा है, मरो तो सही। पर एक बात मेरे को बताओ, अब जो बंदा कह रहा है कि हमारी कंपनी का इंश्योरेंस ले लो, इंश्योरेंस ले लो, तो एक्चुअल में सर्विस किसको दे रहा है? अपनी इंश्योरेंस कंपनी को दे रहा है जी। भाई अपनी इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस दे रहे हैं, उसको तो कमीशन मिलनी है, उसको तो कमीशन मिलनी है। अच्छा आपको नहीं लग रहा ये एजेंट छोटे मोटे होते होंगे जी? आपको नहीं लग रहा ये एजेंट छोटे मोटे होते होंगे जी? अब ये तो एजेंट छोटे मोटे, कंपनी बड़ी होती है। तो देखो यहाँ पे जी, अगर इंश्योरेंस एजेंट अगर सर्विस दे रहे इंश्योरेंस कंपनी को, तो भाई इंश्योरेंस कंपनी वाले जीएसटी पे करेंगे, उस पर रिवर्स चार्ज लगेगा, तो कंपनी वाले जीएसटी पे करेंगे, इंश्योरेंस एजेंट जीएसटी पे नहीं करेगा जी। क्या बात समझ में आ रही है? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। कपिल शर्मा के गौतम गुलाटी की एक्टिंग, गौतम गुलाटी कौन है? पता नहीं, तुम कौन कौन सा सीरियल देखते रहते हो भाई, तुम्हें सारा पता है। ये नहीं पता ये रिवर्स चार्ज में एंट्री है। तुम्हें गौतम गुलाटी पता है, तुम्हें कैरी मिनाटी पता है, जो माँ बहन करता है। मैं तो कई बार सोच रहा हूं मैं भाई साहब यूट्यूब आके माँ बहन कर ही दूं, एक वीडियो तो मेरी वायरल ही हो जाएगी कम से कम। भाई तुम इतने सारे व्यूज, कम से कम 15-20 मिलियन व्यूज दे देते हो, ये जो अच्छे अच्छे शब्द होते हैं उसको सुनने के लिए, तो मैं कह रहा हूं एक बार में आके भाई साहब कर ही दूं काम। क्यों, क्या कहते हो जाऊंगा वायरल? बोलो, जैसे तुमने वायरल कर रखा है उन लोगों को, तो क्या आप मुझे ऐसे वायरल कर सकते हैं? कई बार मन मेरा खुद ही करता है कि मैं अपना व्लॉग बना लूं। हेलो गाइस,
हेलो गाइस, देखो गाइस, गाइस देखो सुबह हो गई गाइस, गाइस देखो वो सूरज, गाइस देखो यार कितना लाल सूरज है, गाइस देखो मैंने कपड़े नहीं डाले, गाइस अभी हम जा रहे हैं, अभी मैं क्लास जाऊंगा गाइस। कर लूं ऐसे, मजा आएगा आपको? बच्चा कह रहा तब तो वायरल कर देंगे, ये वीडियो ना हम शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए ना अजीब सा लगता है, वो वीडियो शेयर करेंगे दिल से करेंगे कि देख भाई गाबा सर ने क्या कर दिया आज, तब आएगा मजा कुछ। इसको शेयर करने में मजा ही नहीं आता। हाँ, थोड़ा मसाला चाहिए आपको। बिल्कुल जी, आपको मसाला चाहिए, मसाला चाहिए आपको, तभी तो वही मेरे को मसाला नहीं मिलता ना आपको। जिस दिन तुम्हें मसाला मिल गया ना, तुम भाई साहब शेयर कर दोगे। चलो अब एक बार फटाफट से आ जाओ जी। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो अगला पॉइंट का क्वेश्चन आ रहा है, तो दो सर्विस हमारी हो गई, एक तो होगी स्पॉन्सरशिप और दूसरी हमारी सर्विस कौन सी हो गई? इंश्योरेंस एजेंट की सर्विस। तीसरी सर्विस हमारी यहां पे निकल के आती है डायरेक्टर, इसको हम करेंगे कल वाली क्लास में। अब उसके बाद जो सर्विस है ना, अब दो सर्विस बैक टू बैक करवा रहा हूं। ये सर्विस है कॉपीराइट की सर्विस, ये सर्विस है कॉपीराइट की सर्विस, और ये दोनों की दोनों सर्विस ना कॉपीराइट से रिलेटेड है। अब प्लीज ध्यान सुनना, ये इंपॉर्टेंट सर्विस है, आपके एग्जाम में इसमें क्वेश्चन बन सकता है, आपके एग्जाम में इसमें क्वेश्चन बन सकता है, बस ये पर ध्यान दो। अब ये कॉपीराइट की सर्विस क्या है, बहुत ध्यान सुनना। जैसे आपको एक बात बताऊं, जैसे आपको पता है, मैं अभी ना एक बच्चा कहता सर आपके अभी ना, अभी मैंने ग्रुप में शेयर किया कि हमारे पिछले एक महीने में मतलब 1.25 मिलियन लोगों ने, मतलब 1.25 मिलियन व्यूज आए हैं हमारे चैनल पे। तो ना उसमें दिखा रहा था अमाउंट कि मैंने कितने रुपए कमाए, तो उसमें 400 कुछ रुपए था। तो एक बच्चे ने बोला कि 400 कुछ रुपए कमाए आपने, तो मैं कहा मेरी हर वीडियो पे तो गाना है, आप चेक करो मेरी हर वीडियो से पहले गाना होता है, ठीक है ना, हर वीडियो से पहले गाना होता है। आप भी बेचैन हो जाते हो अगर मैं गाना ना चलाऊं, आपको भी आदत पड़ चुकी होगी, ठीक है। किसी और चैनल पे आप जाते होंगे, वहां गाना नहीं चलता होगा, आपको पता है वहां गाना चलेगा ही नहीं। आप जब यहां पे आके बैठते हो, आप पहले 5 मिनट आके बैठ जाते हो कि कुछ तो गाबा सर गाना चलाएंगे, भजन चलाएंगे, कुछ तो पहले 5 मिनट पहले हलचल होगी, आपके दिमाग में सेट हो चुका है, ठीक है। फिर ऑब्वियस सी बात है भाई, अब जब गाना चल रहा है तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है, बट उस गाने का इंपैक्ट ये होता है कि मेरी हर वीडियो पे कॉपीराइट है, मेरी हर वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम है। रिकॉर्डेड वाली वीडियो से ना, वो बहुत पुरानी वीडियो, बहुत पुरानी, तो मेरी हर वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम है। अब जब कॉपीराइट क्लेम है, तो जिसका भी वो गाना है ना, अब उसके पास अथॉरिटी है मेरी इस वीडियो पे ऐड चलाने के लिए। जैसे बच्चा कहता है सर आपकी वीडियो हम देखते हैं, तो आपकी वीडियो पे ना ऐड आते हैं, तो मैं जानकारी के लिए बोल दूं मेरी वीडियो पे ऐड मैं नहीं चलाता, मेरी मोनेटाइजेशन ऑफ है, इनएलिजिबल है, क्योंकि मेरी हर वीडियो पे कॉपीराइट है। तो जो भी तुम्हें ऐड देखने को मिल रही है, वो सारे वो लोग चला जिनका वो गाना चला, और सारे पैसे जितने पैसे, आज अगर मैं अपनी वीडियो पे गाना ना चलाऊं, मैं बता दूं सर मैं कम से कम 1-1.5 लाख रुपए महीने के आराम से कमा सकता हूं, ऐड से, उससे ज्यादा भी कमा सकता हूं। बट वो दिमाग में रहा ही नहीं ना यार, वो दिमाग में एक बन गया यार, चलो यार कोई बात नहीं, 5 मिनट गाना चलने दो, कोई बात नहीं, कमाई छोड़ो। तो अब ये एक बात बताओ, अब एक कॉपीराइट क्लेम है, तो क्वेश्चन का निकल के आ रहा है, क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि जैसे मान लो एक लिरिक्स लिखा, अब एक लिरिक्स लिखा, एक गाना बनाया, एक धुन बनाई, एक ट्यून बनाई, अब इसका कॉपीराइट मेरे पास है, और ये कॉपीराइट मैंने किसी प्रोड्यूसर को, मैंने किसी आगे मान लो बंदे को जो म्यूजिक कंपनी है उसको दे दिया। जैसे आज जानी है, अब जानी लिरिक्स लिखता है, तो जानी ने अपने लिरिक्स सामने वाली कंपनी को दिए, उससे रॉयल्टी चार्ज कर ली। तो प्रैक्टिकल लाइफ में यही तो कॉपीराइट होता है कि नो हाउ, ट्रेडमार्क, पेटेंट आपने दिया, आपने उसके बदले में क्या ले ली? रॉयल्टी ले ली। तो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, तो उसने ये लिखा हुआ है कि अगर मान लो कोई म्यूजिक कंपोजर है, फोटोग्राफर है, आर्टिस्ट है, अगर ये कॉपीराइट ट्रांसफर कर रहा है टेम्परेरी बेस पे किसी म्यूजिक कंपनी को या किसी प्रोड्यूसर को या और दी लाइक, तो फिर ये लोग जीएसटी पे करेंगे, ये म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर और आर्टिस्ट लोग जीएसटी पे नहीं करेंगे। तो आज अगर मैंने अपना कॉपीराइट सामने वाले बंदे को दिया और उससे पैसे ले लिए, इस पे जो भी जीएसटी लगेगा सामने वाला रिसीवर पे करेगा। अब यहां पे एक पॉइंट है ऑथर टू पब्लिशर। अच्छा, अब ये ऑथर टू पब्लिशर वाले केस में ना पहले रिवर्स चार्ज था, बट अब यहां पे रिवर्स चार्ज भी है और फॉरवर्ड चार्ज भी है, ऑप्शन है कि रिवर्स चार्ज या फॉरवर्ड चार्ज। बाकी नॉर्मल कॉपीराइट में रिवर्स चार्ज है, बट अगर ऑथर अपना कॉपीराइट दे रहा है पब्लिशर को, सिर्फ इस सर्विस वाले केस में रिवर्स चार्ज भी और फॉरवर्ड चार्ज भी है।
मैंने क्लास में एग्जाम्पल दिया था कुमार विश्वास का, अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने कुमार विश्वास का एग्जाम्पल दिया। अब कुमार विश्वास जो है वो बुक्स भी लिखते हैं और कविताएं भी गाते हैं और कथाएं भी करते हैं। अब कुमार विश्वास की एक बहुत फेमस कविता है, कोई दीवाना कहता है, आपने सुनी होगी। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूं, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। तो उनकी कविता है कोई दीवाना कहता है। तो कुमार विश्वास कहते हैं जी मेरी बुक्स भी बिकती हैं और मैं और सर्विस भी देता हूं। तो फाइनली फिर गवर्नमेंट ने बोला कि हम जो ऑथर टू पब्लिशर वाला केस है, यहां पे रिवर्स चार्ज भी है, बट अगर ये पर्सन फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन भी लेना चाहता है तो ले सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। तो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है जी, देखो जी, अगर ऑथर ने पब्लिशर को सर्विस दी कॉपीराइट की तो रिवर्स चार्ज लगेगा, बट आरसीएम नॉट एप्लीकेबल, आरसीएम नहीं लगेगा। अब अगर ऑथर मतलब सप्लायर ने डिक्लेरेशन फाइल कर दी कि भैया मैं फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे करूंगा, मैं फॉरवर्ड चार्ज वाला ऑप्शन ले रहा हूं, तो वो फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे करेगा। बट अगर वो फॉरवर्ड चार्ज वाला ऑप्शन लेता है तो 1 साल तक उसको ऑप्शन लेके चलना पड़ेगा जी। मतलब 1 साल से पहले वो ऑप्शन विड्रॉ नहीं कर सकता फॉरवर्ड चार्ज वाला। अगर उसने फॉरवर्ड चार्ज ले लिया तो उसको ऑप्शन 1 साल तक लेना पड़ेगा, और ये डिक्लेरेशन सामने वाले बंदे को भी देनी पड़ेगी और डिपार्टमेंट को भी देनी पड़ेगी कि मैं इस वाले केस में फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन ले रहा हूं, मैं आरसीएम में नहीं आना चाहता। बट मैं दोबारा कह दूं, सिर्फ इसी केस में ऑप्शन मिलेगा, ऊपर वाले केस में हमेशा रिवर्स चार्ज ही लगेगा। तो म्यूजिक कंपनी वाला क्वेश्चन आ गया, ऑलवेज रिवर्स चार्ज। फोटोग्राफर वाला क्वेश्चन आ गया, ऑलवेज रिवर्स चार्ज। ऑथर टू पब्लिशर वाला क्वेश्चन आ गया, वहां फॉरवर्ड चार्ज भी है और रिवर्स चार्ज भी है। ऑप्शन आपके पास, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? अबे है तो नहीं है, बट आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। चलो तो अगले पॉइंट पर आओ जी। अब ये क्वेश्चन है, देखो जी, पीआर रहमान। अब पीआर रहमान है, म्यूजिक कंपोजर है, तो उसने पी सीरीज मतलब टी सीरीज मान लो, तो यहां पे टी सीरीज वाले जो हैं वो जीएसटी पे करेंगे, मतलब म्यूजिक कंपनी जो टी सीरीज वाले हैं वो जीएसटी पे करेंगे रिवर्स चार्ज के अंदर, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। ये वही कुमार विश्वास वाला एग्जांपल मैंने दे रखा है। इस केस में फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज दोनों ऑप्शन है, रिवर्स चार्ज भी है, अगर वो चाहे तो फॉरवर्ड चार्ज वाला ऑप्शन भी यहां पे एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे हमारी सर्विस है, ये सारी सर्विस है बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड। पहले मेरे को ये बताओ कितनी सर्विस हमारी हो चुकी है जी? 4 सर्विस हमने कंप्लीट कर ली है। एक सर्विस हमने कौन सी कंप्लीट की? स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप की सर्विस अगर बॉडी कॉर्पोरेट को दे रहे हो, पार्टनरशिप हमको दे रहे हो, रिवर्स चार्ज है। दूसरा हमने कौन सी कंप्लीट की है? इंश्योरेंस एजेंट की सर्विस पे रिवर्स चार्ज है। तीसरा हमने कौन सी कंप्लीट की है? म्यूजिक कंपोजर टू म्यूजिक कंपनी या अपना फोटोग्राफर टू प्रोड्यूसर, उस केस में रिवर्स चार्ज है। फिर ऑथर टू पब्लिशर रिवर्स चार्ज है। बट अगर तुम चाहते हो फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन लेना तो ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गवर्नमेंट ये बात कहना चाहती है। 4 नंबर याद करने, हाँ नाम याद होने चाहिए जी आपको, सारी सर्विस के नाम याद होने बहुत जरूरी हैं, ये बात ध्यान देना जी। अगर कोई समझ में आ रहा हो ना किसी को, ये रिवर्स चार्ज वाला चैप्टर बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? याद करो टाइम ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर। अब तुम भूल गए होंगे ना टाइम ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर। टाइम ऑफ सप्लाई में रिवर्स चार्ज का निकालने का तरीका अलग होता है। अब वहां पे तुम्हें ये नहीं बोलेंगे वो रिवर्स चार्ज में, सीधा बोल देंगे फॉर ऑथर टू पब्लिशर, बताओ इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई निकालो। अब अगर तुम्हें यही नहीं पता ये सप्लाई रिवर्स चार्ज में है, तुम टाइम ऑफ सप्लाई क्या ही निकालोगे? तो इसलिए जानना बहुत जरूरी है रिवर्स चार्ज में क्या क्या आता है, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा टाइम ऑफ सप्लाई निकालने का, वो कई बार तुम्हें बताते ही नहीं है कि ये सप्लाई रिवर्स चार्ज में है। तो इसलिए आपके दिमाग में होना चाहिए कि क्या क्या रिवर्स चार्ज में है। 5 नंबर का क्वेश्चन कम से कम बनेगा जिसका। क्या चीज, क्या कह रहे हो अरविंद? मैं समझा नहीं। डन? हाँ अरविंद, यस। जितनी भी मेरी सीए की क्लासेस होती हैं वो सारी हमारे अपने चैनल अल्टीमेट सीए के ऊपर होती हैं जी। तो वो हमारा चैनल है सीए का एक्सक्लूसिवली, ठीक है, और ये चैनल मेरा पर्सनल चैनल है जी, ठीक है। चलो तो इसको पैक कर रहे हैं। अब बाकी जो भी एंट्री हमारी बैलेंस बचे उसको हम कल वाली क्लास में कंप्लीट करेंगे। कल वाली क्लास थोड़ी सी हमारी लंबी हो सकती है,
और हो सकेगा तो मैं कल वाली क्लास शायद मैं 6:30 बजे भी ले सकता हूं। तो प्लीज एक बार व्हाट्सएप ग्रुप पे या टेलीग्राम पे एक बार एक्टिव रहना। 6:30 बजे भी ले सकता हूं, और अगर 7 बजे लूंगा तो मैं थोड़ी सी लंबी लेके क्लास को खत्म करवा दूंगा जी। नोबिता, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो ऑलवेज रिवर्स चार्ज की बात करोगे जी, ठीक है। चलो अब सारे बच्चे इस वीडियो को फटाफट से लाइक करेंगे, और आपने कमेंट करना बंद कर दिया है। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने व्यूज, अपने फीडबैक बहुत जरूरी है, मेरे लिए जरूर शेयर किया कीजिए कि ये बैच कैसा चल रहा है, कैसा लग रहा है आपको, जीएसटी में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे, मेरे लिए बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे कल हम शाम को, ठीक है, और फिर हम संडे को मिलेंगे मैराथन के अंदर, और बाकी रही फिर मंडे से हमारा त्रिशूल बैच है। बाकी शाम को 7:30 बजे कुछ डमरू बजेगा, उस डमरू को एक बार देख लेना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।